थेल्स थ्योरम आज पढ़ेंगे क्लास 10th। ये जो है क्लास 10th यहाँ लिख देते हैं, क्लास 10th। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम, या इसको हम लोग थ्योरम 6.1 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा थेल्स थ्योरम एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एनसीईआरटी में अगर हम पढ़ेंगे तो थ्योरम 6.1 तो थेल्स थ्योरम को ही कहा जाता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन थेल्स थ्योरम ये क्या कहता है। थेल्स तो है एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने यह प्रमेय दिया है, यह प्रमेय जो है यह थ्योरम इसी ने दिया है, थेल्स ने। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने एक त्रिभुज बना रखा है ए बी सी। अगर ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करें, ए बी और यहाँ इसका बिंदु डी और ए सी और ये बिंदु सी, ये डी ई समांतर बी सी है, जो कि ए बी को भुजा ए बी और भुजा ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। जो त्रिभुज हमने यहाँ ड्रॉ किया है, जो खींचा है, मान लिए उसके बाद लिखना है कि जिसमें ये देखिए डी ई समांतर बी सी है। क्या लिखेंगे, डी ई समांतर बी सी है, ठीक है, पूर्ण विराम, डी समांतर बी सी है। अब यहां से लिखना है कि ए बी को बिंदु डी, ए बी को बिंदु डी तथा ए सी को बिंदु ई, ए बी को बिंदु डी और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए, जो फिगर में लिखा हुआ वही हम पढ़ेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, ये जो DE है और समांतर BC है। इसके बाद फिर AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ से क्या करना है कि तो सिद्ध करना है, लिखना है तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB, क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB इक्वल AE बटा EC। मतलब कि मीन्स हो गया कि AD बटा DB AE बटा EC मतलब इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलिए अब एक चीज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन बनाया है कि BE तथा DC को मिलाया है और EN लंब AB और DM लंब AC खींचा है। तो वही चीज हम लिखेंगे रचना में। तो चलिए हम रचना में चलते हैं। रचना में लिखना है क्या,
ये देखिए ई एन, क्या लिखना है, ई एन लंब, ये जो लंब है ई एन ये ए बी पर है तो हम लिखेंगे ई एन लंब ए बी, और डी एम लंब ए सी खींचा। ओके, यहाँ देखिए ये जो है ई एन लंब ए बी पे है और डी एम लंब ए सी पर खींचा। अब यहाँ से दूसरा लिखना है और बी ई, ये बी ई तथा सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया। ओके, सी डी को मिलाया। तो यहाँ तक हमने लिख डाला। अब इसको हम प्रूफ में चलेंगे तो थोड़ा फिगर पे ध्यान देना होगा। तो चलिए हम प्रूफ में चलते हैं। अब प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में एक चीज ध्यान देना है कि आप यहाँ भली भांति देख रहे हैं कि ये जो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी प्रूफ करना है तो देखना कि ए डी किस त्रिभुज में आ रहा है। तो ए डी ई ये त्रिभुज लेंगे तो हमारा ए डी आ जाएगा, और डी बी ई ये त्रिभुज लेंगे तो डी बी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी लेना है। तो पहले हम चलते हैं इसमें त्रिभुज ए डी ई में। लिखेंगे त्रिभुज ओके, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल निकालेंगे सबका। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने हाफ, आधा, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आपको दिखाए थे ना कि इस फिगर में देखिएगा ए डी आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका आधार, ए डी हो गया आधार, और शीर्ष लंब देखिए ई एन, शीर्ष लंब क्या है ई एन। तो वही चीज इसमें लिखेंगे कि हाफ गुना ए डी गुना ई एन। उसी प्रकार से फिर अगेन पुनः चलेंगे, पुनः हम इसमें चलेंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि डी बी ई, इसमें डी बी आ रहा है ना, डी बी, ध्यान से देखिए डी बी ई। ठीक है, तो यहाँ से पुनः चलेंगे त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई या डी बी कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुना आधार हो जाएगा डी बी गुना शीर्ष लंब ई एन। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। यहाँ देखिएगा या तो इसको अनुपात में लाएंगे या भाग। तो चलिए अनुपात बोलिए या भाग बोलिए, अनुपात भाग सेम होता है फिर जाके। इसलिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और इसको भी अनुपात में रखेंगे हाफ गुना ए डी गुना ई एन बट हाफ गुना डी बी गुना ई एन। ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ हाफ ये कैंसिल हो गया, मिल रहा है, और ई एन ये भी मिल गया ना। इसलिए हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी बी। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसको इक्वेशन क्या मान लिया हमने,
फर्स्ट मान लिया, ठीक है। ओके, अब चलेंगे इसी तरह, इसी प्रकार चलेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। ये E इस तरह से, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इस पेन का यूज करते हैं। अब इसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से ये हमने चला। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चलते हैं यहाँ फिगर पे, फिर से देखिए AE और EC, ध्यान दीजिए AE किस त्रिभुज में आ रहा है, ADE में AE आ रहा है। और उसी प्रकार से जब भी लेना है त्रिभुज तो याद रखना कि ये आधार जो है ना DE, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। वो त्रिभुज का चयन करेंगे जो इस आधार पर बना हो। तो BDE इस आधार पे है और CDE इस आधार पे है, ठीक है। ध्यान देखिए, ये जो है CDE और BDE इस आधार पर जो बना हुआ त्रिभुज है, इसको लेना है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करने में आसानी होगी। तो चलिए इसी प्रकार से चलेंगे त्रिभुज ADE में। इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज AD का ये क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हाफ गुना AE, क्या आ जाएगा, हाफ गुना AE। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से थोड़ा सा, AE आपका ये आधार हो रहा है और ये लंब देखिए DM, लंब क्या है DM, वही लिखेंगे। लंब लिखेंगे यहाँ हाफ गुना AEM गुना DM। और उसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे, CDE का क्षेत्रफल। CDE का क्षेत्रफल, जब CD का क्षेत्रफल लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा हाफ गुना EC गुना DM। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की, यहाँ से ध्यान देना है कि ये देखिए CDE जो लेंगे तो EC आपका आधार हो जाएगा और उसके बाद लंब जो है दोनों के लिए वही होगा DM, और इस त्रिभुज के लिए भी DM, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, अनुपात में लाएंगे या भाग देंगे, ठीक है। अगेन पुनः एरिया दोनों का क्या करेंगे, अनुपात में लाएंगे और लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये CD है, ये D, ये थोड़ा मार्कर भी जो है ना गजब पड़ता है, CDE। यहाँ से हो जाएगा हाफ गुने AE गुने DM, और उसके बाद बटा में हाफ गुना EC गुना DM। यहाँ ध्यान दीजिए हाफ हाफ कट गया और DM कट गया, तो अब आपका क्या बच गया। अब इधर लिखते हैं, यहाँ से चलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इसी के सीध में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल AE बटा EC, AE बटा EC। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ AE बटा EC है और जाना कहीं नहीं है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ऊपर तो ADE सही है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा समीकरण सेकंड में ADE है लेकिन CDE है, तो इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान देना है। अब इसको आप बराबर तभी कर सकते हैं जब ये दोनों एरिया जो है ट्रायंगल का, दोनों एरिया इक्वल होगा। त्रिभुज ADE होना चाहिए, या नीचे है त्रिभुज BDE, तो इसमें भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज यहाँ भी BDE का क्षेत्रफल होना चाहिए, लेकिन CD है तो इसको हटाना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, चलते हैं ट्रायंगल के पास। ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए ये जो है BDE और CDE, बोले इसी आधार वाला त्रिभुज लेना था, तो BDE और CDE एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि यहां से लिखते हैं, इधर लिखें
यहाँ से लेके चलते हैं। ओके, चलिए यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर, एक ही आधार DE पर है और यहाँ और लिखना है, और समांतर रेखाएं, BC और DE के बीच स्थित है, BC और DE के बीच स्थित है। ठीक है, जब स्थित रहता है ना तो इसका जो ट्रायंगल एरिया होता है दोनों इक्वल होता है। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसको आप इक्वेशन ले लीजिए थर्ड। इक्वेशन आप क्या ले लीजिए, थर्ड। अच्छा, थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा ना, तो लिखिएगा इसमें क्या, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या समीकरण सेकंड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम रख देते हैं समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, रखेंगे ना तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीकरण सेकंड है ना, ये जो समीकरण सेकंड है, ध्यान दीजिएगा ये जो समीकरण सेकंड है नीचे CD है और फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए कि ये BD है। इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं, CD के जगह BD लिख देते हैं। CD एरिया ऑफ ट्रायंगल BD है तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा AE बट EC। समीकरण इसको फोर्थ मान लीजिए। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट, आपको दिख रहा है, आसानी से दिख रहा होगा, ये देखिएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट में आपका LHS और इसमें भी देखिए समीकरण फोर्थ में आप ध्यान से देखिए LHS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल, AD बटा B, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बटा C। LHS साइड इक्वल है, ये LHS साइड है और इसका भी LHS साइड है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए RHS क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए समीकरण लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण फोर्थ से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण फोर्थ से। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना, AD बट DB इक्वल AE बट EC, AD बटा DB इक्वल AE बटा EC। हमको लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और यहाँ से हम लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, अगर आप ध्यान पूर्वक इसको बनाइएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है वो तो मेरे को पता है, इसलिए आपको अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जो है मेरा वीडियो सबसे पहले दिखे। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, बेल आइकन दबा के ऑल दबाइएगा। बेल आइकन जो होता है, बेल आइकन मतलब घंटी बजा के उस पर जो है ऑल दबा देना है ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये हर एग्जाम में आता है।
ध्यान दीजिएगा, ये हर एग्ज़ाम में नहीं, मतलब 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें लगभग पूछा जा सकता है और हमेशा हर प्रत्येक वर्ष पूछता है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। जो भी 10th में पढ़ते हैं इसको आप ध्यान से आप देख लीजिए और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बना लीजिए। धन्यवाद।